हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी और आप अपने घर पे बैठ के अपनी स्टडी खराब नहीं कर रहे हो, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। तो चलिए आज हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 7 से 8 मार्क्स आपके इसमें पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक कर लिया। तो क्या है टॉपिक? टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनीज। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, बीकॉम में हो, इंटर में हो, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि कितने टाइप की कंपनीज अवेलेबल हैं, ये कितने टाइप से कंपनीज हो सकती हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें हमने कोशिश की है आपके लिए और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की, और कई सारी बुक्स में से देख के हमने अपने ये नोट्स बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदेमंद मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। बट उससे पहले नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी वो होती है जो कि कोई भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर 2013 के एक्ट में या उससे पहले के किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको क्या कहते हैं? कंपनी। ठीक है, तो कितने टाइप की कंपनी है हमें नॉर्मली ये चीजें याद नहीं रहती। मान लीजिए आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि कितने टाइप की कंपनीज है, तो आप क्या बोलोगे? यार एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है, और एक ओपीसी है, और एक गवर्नमेंट है। आप ऐसे करके बोल लोगे, बट यू विल नॉट रिमेम्बर ऑल द पॉइंट्स। आप ये सारे पॉइंट्स याद नहीं कर पाओगे। इन पॉइंट्स को याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि इन पॉइंट्स के आप बेसिस बना लीजिए। यानी अगर बेस आपको याद रहते हैं या बेसिस आप समझ गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे टाइप इजीली याद हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट थी एक टाइम में, अभी भी हूँ, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे पॉइंट्स याद नहीं रहते। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपने बेसिस बनाएं एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स याद कर ले, अपने पॉइंट्स याद कर ले। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ किया है, हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कई सारे बेसिस बना लिए हैं कि अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन कितने टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंबरशिप कितने टाइप होते हैं, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी और नो शेयर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप एंड कंपनीज एज पर ऑब्जेक्ट। तो ये अगर आपको ये पॉइंट्स याद हो जाते हैं, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो चलिए एक एक करके अब इसको समझते हैं, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन की। तो इनकॉर्पोरेशन में अगर हम देखें तो 3 टाइप हमारे मेनली निकल के आते हैं। एक चार्टर्ड कंपनी, दूसरी स्टैट्यूटरी कंपनी, तीसरी रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? चार्टर्ड कंपनी होती है जब एक एसोसिएशन या फिर कई सारे इन्वेस्टर या फिर कई सारे शेयर होल्डर्स मिलकर ये सोचते हैं कि हम ये एक कंपनी बना लेते हैं और इसको हम ट्रेड करेंगे, इसमें हम ट्रेड का काम करेंगे, एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे, या इस टाइप का कोई काम करेंगे, तो उसको कहा जाता है चार्टर्ड कंपनी। वहीं स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है? जिसके लिए एक अलग से एक्ट बनता है पार्लियामेंट में। जैसे आप देख लीजिए आरबीआई या फिर आईसीएआई, ये सब क्या है? ये एक चार्टर्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। क्योंकि इनको लाने के लिए, इनको अस्तित्व में लाने के लिए सबसे पहले क्या किया गया था? पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया था, स्पेशल एक्ट बनाया गया, और उसके चलते इनको बनाया गया। जैसे आप देखिए एलआईसी है, एलआईसी के लिए भी एक एक्ट आया, फिर वो कंपनी बनी। और ये एक्ट क्यों बनाए जाते हैं पार्लियामेंट में? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो हित होते हैं उनकी रक्षा की जा सके, उनका इंटरेस्ट होता है उनको सेफ करवाया जा सके। तो इसलिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाई जाती है और उनको बनाने के लिए स्पेशल एक्ट लाया जाता है। एलआईसी, आरबीआई, ये सब उसके एग्जाम्पल है। रजिस्टर्ड कंपनी, अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013। देखिए जो ये कंपनीज एक्ट 2013 है, ये क्या है? देखिए कंपनीज एक्ट जब से हमारे देश में कंपनियां बननी शुरू हुई हैं, वो कब से हुई हैं? हमारे स्वतंत्र होने से बहुत पहले से। यानी कि जब अंग्रेजों का हम पे राज हुआ करता था, या जब हमारे कंट्री में वो लोग होते थे, तो जो कंपनीज एक्ट फर्स्ट टाइम बना था वो उन्हीं के एक्ट को लेकर के बना था। उन्हीं के एक्ट को एक डिक्टो आप कह सकते हो कि उसी से प्रेरित होकर हमारे में डाल दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी कंट्री भी आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे हम स्वतंत्र होते गए, हमने भी अपने एक्ट में चेंजेस किए। तो
एक्ट में चेंजेस जब होते हैं उसको कहा जाता है अमेंडमेंट। वैसे ही 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया था, जो उसको हम कहते हैं कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो तो आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हो। वहीं कई लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि यार कंपनीज एक्ट 2013 से पहले जो एक्ट था हम तो उसमें रजिस्टर्ड थे, क्योंकि हमारे दादा परदादा हमारा बिजनेस चला रहे हैं, और उस टाइम में 13 थोड़ी ना था, बहुत पुराने पुराने एक्ट थे, 1956 वाला था या दूसरा कोई था। तो उस केस में क्या बोला गया कि 2013 या उससे पहले जो भी एक्ट था हमारे देश में, जो भी एक्ट फोर्स में था, अगर आप उसमें भी रजिस्टर्ड हुए हो सो यू आर अ रजिस्टर्ड कंपनी। तो ये चीज बोली गई है रजिस्टर्ड कंपनी में। तो इन कॉर्पोरेशन के लिहाज से आपके कितने बन गए? चार्टर्ड कंपनी, जिन्होंने खुद शेयर होल्डर्स और ट्रेडर्स ने मिलकर के चार्टर्ड कंपनी बना ली कि हम काम करेंगे। दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसको पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया और फिर उस एक्ट के बिहाफ पे एक कंपनी क्रिएट की गई। तीसरा, जिसमें बाकी सब बची हुई आ गई, जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवा रखा है कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कोई भी एक्ट में। सो दीज 3 आर द पॉइंट्स जो कि आपके आते हैं इन कॉर्पोरेशन में। वही बात करते हैं मेंबरशिप पे कि जितने जितने मेंबर है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंपनी है। तो देखिए, या तो एक सिंगल मेंबर हो सकता है, या थोड़े से मेंबर हो सकते हैं, या अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट बना दिए गए, ठीक है, ये 3 पॉइंट बना दिए गए। तो मैं पहले सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी की बात करते हैं। 1 पर्सन कंपनी यानी कि आत्मनिर्भर, भाई अपन को किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ब खुद कंपनी बना रहे हैं, हम खुद मेंबर हैं, हम खुद डायरेक्टर बन रहे हैं, या मेरी ही एक, यानी मैं सिर्फ अकेला ही ये कंपनी संभाल लूंगा, मेन पर्सन मैं ही रहूंगा। सो दैट इज योर 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपेक के नाम से भी बोल देते हैं, ओपेक के नाम से। सो इसको कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। जितने भी आपके एक्ट हैं, ठीक है, जितने भी एक्ट है, मैक्सिमम एक्ट में जितनी भी डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 में डिस्क्राइब की गई है और उनके सब सेक्शंस में डिस्क्राइब कर दी जाती है। तो इसलिए कभी भी कोई आपको डेफिनेशन देखनी हो तो उसका सेक्शन नंबर 2 देख लीजिएगा, वहां पे ही आपको मिल जाएंगे। 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज ओनली 1 पर्सन एज टू इट्स मेंबर, यानी एक ही पर्सन है जो कि उसका मेंबर है। वही बात करते हैं, यार एक बंदा सब कुछ कैसे संभालेगा? ठीक है, कहीं ना कहीं तो हमें जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी की। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यानी एक से ज्यादा लोग हैं बट एक लिमिट में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, तो वो क्या हो जाती है, अपनी प्राइवेट कंपनी बन जाती है। अगर आपकी कंपनी में 2 लोग हैं और मैक्सिमम 200 लोग हैं, यानी कि मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा जीजा है, मेरी भाभी है, ये सब क्या है, हम मिले जुले लोग हैं, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे रिलेटिव्स का नाम लिया तो सिर्फ रिलेटिव, नहीं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स या आसपास के कुछ मेरे लोग, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरे दायरे के अंदर आते हैं। हम सब ने मिलकर क्या किया, एक कंपनी बना दी, हम सब ने मिलकर एक क्या किया, कंपनी बना दी। सो दैट इज योर पब्लिक कंपनी, जहाँ पे आपके जो शेयर्स हैं वो, यानी कि आपकी जो कंपनी का एक एक, जैसे मैंने एक कंपनी बनाई है 5 लाख रुपए की, ठीक है, हम सब ने 50-50 हजार रुपए मिलके डाल दिए, सब पर्सन ने 50-50 मिलके डाल दिए। तो ये 5 लाख की कंपनी और हम सबके पास ही शेयर है, कोई आगे बेच नहीं रहा, कुछ नहीं करता, हम सबके पास ही है। तो ये क्या है, ये प्राइवेट कंपनी है। इस केस में अगर किसी को शेयर बेचने भी होते हैं तो पहले वो हम सबसे एक बार डिस्कस कर लेगा या हमें एक बार उसको बताएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में इजीली आपके शेयर ट्रांसफर नहीं होते हैं। सो अ कंपनी हुज शेयर में नॉट बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, ठीक है, पब्लिकली ऑफर्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है मार्केट में ले जाके रख दिया, नहीं, अगर मुझे मेरे किसी फ्रेंड को देना है, मैं जानती हूँ, तो मैं उसको दे सकती हूँ। पब्लिकली ऑफर नहीं कर सकती कि ये मेरे शेयर है, कोई भी आ जाओ और ले जाओ, नहीं। For sale and which operates under legal requirement less strict than those for a public company। मिनिमम मेंबर आपके 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 होने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी में क्या है, जहाँ पे 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं और वहाँ आपकी कंपनी आप बनाते हो। सो दैट इज योर प्राइवेट कंपनी। बट हम बात करते हैं, यार कुछ कंपनी तो ऐसी है जिसके शेयर्स बिके जा रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जो मर्जी आए खरीद लो, जिसके पास पैसा है खरीद लो। तो वो कौन सी कंपनी है? तो देखिए, जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, यानी कम से कम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम आपके अनलिमिटेड होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए। पब्लिक कंपनी यानी कि जहाँ पे पब्लिक को इजीली आपके शेयर्स अवेलेबल है, वो मार्केट में आपके शेयर्स खरीद बेच सकती है। सो अ पब्लिक कंपनी इज अ कॉर्पोरेशन
whose ownership is distributed amongst general public shareholder via a free trade of share of stock or exchange or over the counter market. या तो आपके शेयर मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे या दूसरे किसी पर्पस से या दूसरे किसी मोड में आपको अवेलेबल हो जाएंगे. सो दैट इज योर पब्लिक कंपनी. अब एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं. मेंबरशिप के अकॉर्डिंग कितने हैं? 3. एक आत्मनिर्भर जो अकेला जी रहा है, ठीक है. एक उससे ज्यादा कि नहीं मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मुझे थोड़े लोगों की जरूरत है, तो हम प्राइवेट कंपनी बना लेंगे, ठीक है. 2 लोग होंगे और ज्यादा से ज्यादा 200, क्योंकि 200 से ज्यादा हमें अच्छे नहीं लगते. शादी में भी 200 से ज्यादा हम किसी को नहीं बुलाते, ठीक है. अब तीसरा पब्लिक, जो आता है आता जाओ, जो आ रहा है आता जाओ, अपने को सिर्फ पैसा चाहिए. तो यानी कोई भी शेयर्स खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है. तो पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी. आई होप आपको समझ आ रहा हो. अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा. द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू कंट्रोल. अब देखिए कंट्रोल की क्या बात करते हैं. आपके घर में भी आप देखो, ठीक है, आपके घर में भी आप देखो वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है. वहाँ पे भी आपके घर का जो कंट्रोल होता है वो आपकी मम्मियों के पास होता है, ठीक है. डैडी के पास इतना कंट्रोल नहीं होता, उनको बस पैसे लाके देने होते हैं, मम्मी संभालती है, मम्मी को करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाट कंट्रोल. यानी कि आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल है. आप जो कमा रहे हो उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल है. आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल है. तो कंट्रोल के बिहाफ पे आपकी कैसी कंपनीज बन सकती हैं? तो कंट्रोल के बिहाफ पे आपके 3 पॉइंट बनते हैं. एक होल्डिंग, एक सब्सिडरी और एक एसोसिएशन कंपनी. आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि इस कंपनी ने किया 50% से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया एक कंपनी में, या उस कंपनी के 75% शेयर एक्वायर कर लिए. तो ये सब क्या है कि जैसे आपकी कंपनी है और एक मेरी कंपनी है. आपने मेरी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए, जिससे क्या हुआ कि उसका जो मैक्सिमम वोटिंग पावर था वो भी आपके पास चला गया, क्योंकि शेयर इतने ज्यादा लेवल पे गए हैं तो वोटिंग पावर भी आपके पास ज्यादा वाला हो गया, ज्यादा लेवल पे हो गया. तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरी कंपनी आपकी कंपनी के अंडर आ गई, ठीक है. मेरी कंपनी आपकी कंपनी के अंडर आ गई. तो उस सिचुएशन में मेरी कंपनी जो अंडर आई है वो है सब्सिडरी कंपनी, वो है सब्सिडरी कंपनी. और जिस कंपनी ने किसी और कंपनी के ज्यादा शेयर खरीद लिए, ज्यादा स्टॉक, ज्यादा जो वोटिंग पावर है वो खरीद ली, तो वो क्या है? वो है आपकी होल्डिंग कंपनी, ठीक है. होल्डिंग यानी जो होल्ड कर रही है, सब्सिडरी यानी कि जो बेचारी बैठी हुई है कि आओ यार मेरे को पूछो यार ये वाली चीज है कि नहीं यार मेरे जो शेयर है, वोटिंग पावर है वो किसी और के पास है. नेक्स्ट वन इज योर एसोसिएशन कंपनी. सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग कंपनी की. होल्डिंग कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट. इट इन्वॉल्व्स अ पेरेंट corporation, LLC or limited partnership that owns enough equity to voting share in another company, that is an control that company's policies and oversees its management decision. देखिए आपकी कंपनी ने मेरी कंपनी में क्या किया, 80% के शेयर ले लिए, 80% सारे शेयर ले लिए. तो अब देखा जाए तो मेरी कंपनी पे 80% हकदारी आपकी हो गई. यानी मेरे जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजन होंगे उसमें आप बोल सकते हो, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी जो है अथॉरिटी दिखा सकते हो. अपने आप को ज्यादा बड़े लेवल पे आप हो तो वो आप दिखाओगे. तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप जो बोलोगे वो चीजें मेरी कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन पे अफेक्ट करेंगी. यानी मेरी कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजन अगर मुझे कुछ लेना है तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी भी राय देखनी पड़ेगी. अगर आपने कहा कि ये होगा तो वो होगा, क्योंकि 80% वोटिंग पावर आपके पास आ गई. तो उस सिचुएशन में क्या बोलते हैं आपकी कंपनी को? होल्डिंग कंपनी. वही सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? जहाँ पे मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जहाँ पे होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है वो कंपोजिशन का कंट्रोल है. एक्सेस और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर. हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर, ठीक है, 50% से ज्यादा वोटिंग पावर. ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी. अच्छा अब एक और चीज बताइए, आपने मेरी कंपनी में 80% इन्वेस्ट कर रखा है. अब मैंने आपके फ्रेंड की कंपनी में जो है 90% इन्वेस्ट कर रखा है. तो क्या आपकी कंपनी जिसने मेरे में इन्वेस्ट कर रखा है और मैंने आपकी फ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या आप उसकी भी सब्सिडरी हो गए? क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है. इसमें बोला गया है कि किसी भी कंपनी में यदि आपने इन्वेस्ट कर रखा हो या आपकी किसी सब्सिडरी ने इन्वेस्ट कर रखा हो या आपने जो है अपनी और सब्सिडरी दोनों के मिला के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा हो और वो ज्यादा है, वो लिमिटेड जो दिया गया है उससे ज्यादा है, तो भी आप होल्डिंग बन जाते हो. तो ये है सब्सिडरी का.
एसोसिएट कंपनी, देखिए एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, जहां पे आपने 20% से ज्यादा शेयर्स, वोटिंग पावर्स ले ली है, वो हो जाती है एसोसिएशन कंपनी। यहाँ पे तो आपको चाहिए मैक्सिमम, यानी 50 से ज्यादा चाहिए, हाफ से ज्यादा चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। सो इसमें क्या है, if a company in which other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of a company having such influence तो है, देखो 20% के शेयर्स आ जाना, तो यानी 20% का अगर वोटिंग पावर आ गया है तो इन्फ्लुएंस तो है, आपकी बातें देखी तो जाएंगी, क्योंकि 20% अच्छा खासा नंबर होता है। आप देखिए कोई पार्टी को अगर सरकार गिरानी होती है किसी राज्य में, तो क्या 2-2 एमएलए के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि 2 एमएलए ने अगर साथ दे दिया तो पार्टी गिर जाएगी, है ना, ये भी होता है। तो उसी तरह एसोसिएशन कंपनी होती है, ये है कि कम लोग हैं बट स्टिल इनकी जो मैटर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये सब्सिडरी नहीं बन पाते, मतलब ये सब्सिडरी वाला सिचुएशन नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू लैबिलिटी, अब देखिए लैबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो सब कुछ बिक जाएगा या लिमिटेड बिकेगा, ठीक है। लैबिलिटी का मतलब है कि कल को अगर आपकी कंपनी टैब बोल गई है, यानी कल को अगर आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, अब आपको अपने जिनसे लोन ले रखा था उनको पेमेंट करनी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में या तो आपके घर के बर्तन तक बिक जाएंगे या फिर आपसे सिर्फ उतना लिया जाएगा जितना आपने बोला था, जितनी आपने गारंटी दी थी। तो क्या है, सबसे पहले होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी यानी कि जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे मैं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, हमने मिलकर प्राइवेट कंपनी चला ली, कंपनी का लॉस होता जा रहा है, कंपनी वाइंड अप करनी है, अब आ गए डिबेंचर यानी लोन देने, जिन्होंने हमको लोन दिया था कि भाई चलो चलो हमारा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या कर सकते हैं, अगर हमारी अनलिमिटेड कंपनी थी, अगर हमने अपनी कंपनी बनाते टाइम में अपने पेपर्स में ये लिखा था, यानी एमओए में एओए में ये सब डिस्क्राइब किया था कि हम एक अनलिमिटेड कंपनी है, हमारी अनलिमिटेड जो लायबिलिटी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर जितने भी मेंबर्स थे, ठीक है, मेरी फैमिली या जो भी मेरे फ्रेंड्स जितने भी मेंबर्स थे, उन सब की पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले ली जाएगी और उससे पेमेंट किया जाएगा सारे डिबेंचर होल्डर्स को या जिनको भी पेमेंट करना है। बट वही हम तो थे भैया समझदार, हमने क्या किया, हमने पहले ही बोल दिया कि नहीं भाई, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक गारंटी अमाउंट लिखवा लो हमसे, हम सिर्फ उतनी लायबिलिटी देंगे, या फिर जितने के हम शेयर ले रहे हैं ना, हम सिर्फ उतनी लायबिलिटी देंगे। जैसे मैंने 50-50 हज़ार रुपये हमने डाले थे, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो यानी 50 हज़ार रुपये डाले तो 50 हज़ार का शेयर ही मेरे पास है। तो कल को अगर कंपनी को मतलब वाइंड अप करनी पड़ती है, कुछ सिचुएशन आती है, तो मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ 50-50 हज़ार देंगे। तो ये क्या हो जाता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जितने के शेयर्स हैं उतने ही पैसे देंगे। लेकिन इस 50 हज़ार में से अगर ऑलरेडी हमने कुछ पैसे कंपनी को दे रखे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में हमको वो दोबारा नहीं देने। मान लो 50 हज़ार में से 20 हज़ार मैंने दे रखे हैं, मैंने शेयर्स के पैसे दे रखे हैं आधे, तो जो बाकी बचे हुए हैं मुझे सिर्फ अपनी पॉकेट से वही निकाल के देने हैं, उससे ज्यादा मैं पैसे नहीं दूंगी। वहीं गारंटी की बात करें तो मान लो मैंने बोला कि यार कंपनी को अगर लॉस ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो मैं 1 लाख रुपए तक का ही दूंगी। सो दिस इज अ गारंटी, जहां एक अमाउंट स्पेसिफिकेशन कर दी जाती है कि इतने अमाउंट की ही हम गारंटी देंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। ऑनरशिप या तो होगा भैया गवर्नमेंट या फॉरेन, ठीक है, दो ही सिचुएशन बनती है मोस्टली, एक गवर्नमेंट एक फॉरेन। गवर्नमेंट मतलब जहां पे गवर्नमेंट का अधिकतर जो है, यानी 51% बोल लीजिए, कम से कम 51% आपको चाहिए कि गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा हो, ठीक है। गवर्नमेंट का होल्ड करने का मतलब ये नहीं होता कि मोदी जी के पास है, केजरीवाल जी के पास है, इनके पास पर्सनली नहीं होता, या किसी पार्टी के पास नहीं होता कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, नहीं, ये पार्टी के पास नहीं, वो गवर्नमेंट होती है, दिल्ली गवर्नमेंट। कोई भी आए कोई भी जाए डजंट मैटर, बट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है अगर वो कोई कंपनी है, कोई वो है, तो वो क्या है, वो है एक गवर्नमेंट कंपनी। पर कब, जब गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास 51% से ज्यादा शेयर्स होंगे, 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल उसका होगा। अच्छा, अब एक और बात, मान लो एक कंपनी है, उसमें जो है 30% जो 40% जो है वो है केंद्र सरकार का,
40% जो है वो है किसी स्टेट का। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि 40% है दिल्ली सरकार का और 40% है आपका पूरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका। तो क्या ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी हो गई? क्योंकि दोनों अलग अलग क्या है 40-40, बट इकट्ठे कर दिए जाए तो 80% है ना। बात तो वही आ गई कि गवर्नमेंट के पास 51% से ज्यादा है, तो ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट कंपनी होगी। ऐसा कहीं नहीं बोला कि सिर्फ स्टेट के पास होना चाहिए, या ऐसा नहीं कहा कि सेंट्रल के पास होना चाहिए। अगर दोनों गवर्नमेंट के पास मिला करके भी 51% है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। अगर दो अलग अलग राज्य की मिला करके अगर 51% है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे 51% होने चाहिए, यानी कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल हो या स्टेट हो, कम से कम 51% गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी यानी कि अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है तो आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India whether by itself or through an agent physically or through electronic mode or conduct any business activity in India in any other manner। देखिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, और बाकी की कंट्रीज भी यही कर रही है कि अलग अलग जगह जा रही हैं बिजनेस करने के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं और रजिस्टर्ड है, लेकिन वो इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, चाहे या फिर उसका कोई एजेंट कर रहा है या फिर वो किसी के ऑनलाइन बिहाफ पे कर रही है या कुछ भी कर रही है, लेकिन अगर उसका बिजनेस जो है वो इंडिया पे चल रहा है तो वो क्या है, वो है आपका फॉरेन कंपनी। अब बात करते हैं कंपनी एज पर ऑब्जेक्ट। सबसे पहला नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, जिनको क्या चाहिए, वो ये सब कंपनी इसलिए बनाई है कि वो प्रमोट कर सके, वो आर्ट को प्रमोट कर सके, वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके, एजुकेशन कर सके, चैरिटी कर सके, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए कोई काम कर सके। तो जो भी इस पर्पस के लिए बनाई जाती है कि हम चैरिटी करेंगे, हम नॉन प्रॉफिट के लिए है, हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है, हम लोगों का भलाई करना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड योर सेक्शन 8 कंपनी, और वो आती है इस पॉइंट में। नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल कंपनी, जिसको आजकल निधि कंपनी का भी कॉन्सेप्ट में आया है। सो कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि कंपनी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड lending to its member only for their mutual benefit, and which company which such rules are as prescribed central government for regulation of such class of company। ये क्या है, फाइनेंशियल कंपनी वो कंपनी होती है जो कि बनाई जाती है ताकि जो मार्केट में, यानी जो लोग हैं, जो पूरी कंट्री में लोग हैं, उनका क्या किया जा सके, उनसे डिपॉजिट लिया जा सके, उनकी सेविंग करवाई जा सके, ताकि लोगों के बीच में एक सेविंग का भी चीज़ें बढ़े। और ये क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है कि आपका भी एज ए कंपनी बेनिफिट हो रहा है और जो लोग आपके में पैसा डाल रहे हैं उनका भी बेनिफिट हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड योर फाइनेंशियल कंपनी। उसके बाद करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी जो कि a company whose main business is holding security for investment purpose, जिसका मेन बिजनेस क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट हु इन टर्न शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। आपने देखा होगा कई सारी कंपनी बनी हुई होती है जो कहती है अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना आता तो आप हमारे पास आइए, हमें पैसा दीजिए, हम थोड़े से चार्ज लेंगे और हम आपके बिहाफ पे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज बनाएंगे और उसमें पैसा डालेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। सो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट कंपनी। नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि कुछ प्रोडक्शन के लिए की जा रही है कि हम ये कंपनी बना रहे हैं और हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्शन का ऑब्जेक्ट है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना। बैंकिंग कंपनी मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस, बैंकिंग जिस तरीके से आपका बैंक होता है सेम उस टाइप में जो भी आपकी प्राइवेटाइजेशन हो रही, प्राइवेट कंपनीज बन रही हैं ताकि वो सेम बिजनेस कर सके, सेम तरीके से काम कर सके, जो बैंकों में फैसिलिटी दी जा रही है वो काम कर सके। सो दैट इज योर बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट इज योर इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, छोटी मोटी हो गई या वैसे हो गई, जो कि इंश्योरेंस करती है अपने क्लाइंट्स का पैसा लेती है, उसको उनको रिस्क से बचाने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में उनका रिस्क कम किया जा सके।
सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कंपनी। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मैंने अपना 100% दिया है, बट स्टिल अगर आपको लगता है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वी एक्चुअली नीड योर सपोर्ट गाइज, प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।